हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज अपन आगे पढ़ेंगे कि उपापचय क्या होता है, चेतना कॉन्शियसनेस क्या होती है, और प्रतिक्रिया करना एवं उद्गामी गुणधर्म इंटरेक्शन एंड इमर्जेंट प्रॉपर्टी, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। इसमें अपन एनसीईआरटी की हर एक लाइन को कवर करेंगे। बिल्कुल इसमें एनसीईआरटी पढ़ेंगे और ये पीडीएफ मैंने इसमें पूरी फुल एनसीईआरटी को पॉइंट वाइज कर दिया है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आज अपन पढ़ते हैं उपापचय मेटाबॉलिज्म होता क्या है। जीवों का दूसरा लक्षण उपापचय है। मतलब जितने भी दुनिया में जीव पाए जाते हैं उनमें क्या है, उपापचय होती है। सभी जीव रसायनों से बने होते हैं। तो वो इस दुनिया में जितने भी जीव है ना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो क्या है, रसायनों से बने होते हैं। ठीक है, रसायन जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, डीएनए, आरएनए, इन सभी चारों चीजों से मिलकर जीव बने होते हैं। ठीक है, ये रसायन छोटे बड़े विभिन्न वर्ग, क्लास, माप, क्रिया आदि वाले होते हैं जो अनवरत लगातार जैव अणुओं में बदलते और उनका निर्माण करते रहते हैं। तो जो ये रसायन होते हैं ना, वे क्या है, छोटे साइज के हो सकते हैं, बड़े साइज के होते हैं, विभिन्न क्लास के हो सकते हैं, जैसे कि एंजाइम, हार्मोन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इस टाइप से क्लास के हो सकते हैं, माप के हो सकते हैं, उनका आकार छोटा या बड़ा हो सकता है, क्रिया वाले हो सकते हैं, मतलब अलग अलग कार्य करने वाले हो सकते हैं। जैसे कई आपने पढ़ा है, अपन आगे पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, कि कई सारे एंजाइम होते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। कोई प्रोटीन का पाचन करता है, कोई कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, तो अलग अलग क्रिया वाले होते हैं। ठीक है, और साथ में ये जो रसायन होते हैं ना, वो लगातार जैव अणुओं में बदलते रहते हैं और उनका निर्माण करते रहते हैं। ठीक है, ये परिवर्तन रासायनिक अथवा उपापचय क्रियाएं उपापचय क्रिया है। मतलब अपनी बॉडी में जो ये जैव अणुओं का परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, ये परिवर्तन क्या है, इनको या तो रासायनिक क्रियाएं बोल लो या फिर इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, उपापचय क्रियाएं बोल लो। ठीक है, अब देखते हैं उपापचय होता क्या है, मेटाबॉलिज्म होता क्या है। तो उपापचय मेटाबॉलिज्म होता है शरीर के अंदर होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं का। अपने शरीर में जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं उन सबको मिला के अपन क्या बोलते हैं, उपापचय बोलते हैं। ठीक है, जो उपापचय होता है वो दो प्रकार का होता है, कैटाबॉलिक, दूसरा एनाबॉलिक। ठीक है, कैटाबॉलिक में क्या होता है, एक बहुत बड़ा अणु होता है, वो छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। एनाबॉलिक में क्या होते हैं, छोटे छोटे अणु आपस में क्रिया करके एक बड़ा अणु बना लेते हैं और इसमें ऊर्जा का उपयोग होता है। ठीक है, सभी जीव, चाहे वो बहुकोश की हो अथवा एक कोश की हो, में हजारों उपापचय क्रियाएं साथ साथ चलती रहती हैं। देखो, चाहे जीव बहुकोश के मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हो, या एक कोशिक यानी सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बना हो, इन सभी में हजारों उपापचय क्रियाएं साथ साथ चलती रहती हैं। एक ही समय पर हजारों उपापचय क्रियाएं चलती रहती हैं। सभी पौधे, प्राणियों, कवकों, फंजाई, सूक्ष्म जीवों में उपापचय क्रियाएं होती है। तो देखो, सभी पौधे ले लो, सारे के सारे प्राणी ले लो, कवक, सूक्ष्म जीव में उपापचय क्रियाएं होती रहती, मतलब जो भी जीव है, जो भी जिंदा है, उसमें उपापचय क्रियाएं होंगी। ठीक है, हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रिया उपापचय क्रिया। हमारे शरीर में देखो जितनी भी रासायनिक क्रिया होती है वो क्या, उपापचय क्रियाएं हैं। किसी भी निर्जीव में उपापचय क्रिया नहीं होती है। ऐसा इस दुनिया में ऐसा कोई सा भी निर्जीव नॉन लिविंग नहीं है जिसमें उपापचय क्रिया होती हो, यानी कि किसी भी निर्जीव में उपापचय क्रिया नहीं होती हैं। शरीर के बाहर कोश का मुक्तन यानी कि परक नली में उपापचय क्रियाएं प्रदर्शित हो सकती हैं। ठीक है, अब देखो अपन क्या है, शरीर के और कोश का मुक्त तंत्र यानी परक नली में अपन उपापचय क्रियाओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। ऐसी कई अभिक्रियाएं हैं जो साइंटिस्टों ने खोज ली हैं, जो परक नली में होती हैं। ठीक है, उपापचय क्रियाएं जीव के शरीर से बाहर परक नली में की गई उपापचय क्रिया ना तो जैव है और ना ही निर्जीव है। तो देखो, जो परक नली में जो उपापचय क्रिया हो रही है ना, इस पे परक नली में जो उपापचय क्रिया हो रही है ना, वो ना तो जैव है यानी लिविंग है, ना ही निर्जीव है, ना ही नॉन लिविंग है। ठीक है, ये क्या है, लिविंग रिएक्शन है, मतलब जीवित क्रिया है, यानी जीवों में होने वाली क्रियाओं के समान क्रिया हो रही है परक नली में, तो इनको क्या बोलते हैं, जीवित क्रिया। ये लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग नहीं है ये, लेकिन ये जीवित क्रियाएं हैं। अपन एक आगे पढ़ते हैं।
ठीक है। अतः उपापचय क्रियाएं निरपवाद बिना किसी अपवाद के जीवों के विशेष गुण के रूप में प्रभावित होता है। इसलिए अपन बोलते हैं कि जो उपापचय होता है ना, उपापचय मेटाबॉलिज्म होती है ना, वो बिना किसी अपवाद के जीवों का क्या विशिष्ट गुण यानी डिफाइनिंग फीचर्स। अपन ने पढ़ा था डिफाइनिंग फीचर्स क्या होता है, जो 100% जीवों में लिविंग जीवित जीवों में प्रेजेंट है। तो सीधी बात है उपापचय 100% जीवों में प्रेजेंट होता है और साथ में किसी भी नॉन लिविंग में प्रेजेंट नहीं, किसी में नहीं पाया जाता हो। तो तुम अपन ने देखा कोई सा भी ऐसा नॉन लिविंग नहीं है जिसमें उपापचय पाया जाता है। तो क्या है ये उपापचय क्या हो गया, डिफाइनिंग फीचर्स हो गया, जो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था डिफाइनिंग फीचर की परिभाषा को। ठीक है। जबकि पात्र में एकाकी उपापचय क्रियाएं लिविंग थिंग्स जैविक नहीं है, यद्यपि ये निश्चित ही जीवित क्रियाएं जीवों में होने वाली क्रियाएं। तो देखो जो पात्र में जो क्रिया हो रही है, पर्कनली में जो क्रिया हो रही है वो ना तो लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है, लेकिन ये जीवित क्रिया है। जीवित क्रिया यानी कि जीवों में होने वाली क्रियाओं की समान क्रियाएं हैं। जैसे अपने शरीर के अंदर क्रिया होती है उसी के समान क्रिया है। ठीक है। अतः शरीर का कोशिकीय संगठन जीवन स्वरूप का सुस्पष्ट अविलक्षण है। देखो सभी जीव हैं वो क्या कोशिकाओं के बने होते हैं, तो इस प्रकार से क्या शरीर का जो कोशिकीय संगठन होता है ना, वो भी क्या सुस्पष्ट अविलक्षण होता है जीवों का, यानी डिफाइनिंग फीचर्स है कोशिकीय संगठन। ठीक है। इस दुनिया में ऐसा कोई जीव नहीं है जो कोशिका का नहीं बना हुआ हो। वायरस भी होता है, वायरस अगर वो ओस्ट के शरीर से बाहर है तो वो क्या अकोशिकीय होता है, तो उसे अपन नॉन लिविंग मानते हैं। और जब शरीर के अंदर होता है तो उसका वो कोशिकीय बन जाता है, तो उसे लिविंग मानते हैं। इसलिए वायरस को अपन क्या है, जीवित और अजीवित के बीच की कड़ी कहते हैं। अपन आगे पढ़ते हैं चेतना, कॉन्शियसनेस। शायद सभी जीवों का सबसे स्पष्ट परंतु पेचीदा जटिल अभिलक्षण अपने आसपास या पर्यावरण के उद्दीपनों, जो भौतिक, रासायनिक तो जैविक बायोलॉजिकल हो सकते हैं, के प्रति संवेदनशीलता तथा प्रतिक्रिया करना है। तो देखो सभी जीवों का सबसे स्पष्ट मतलब बहुत अच्छा और परंतु पेचीदा यानी जटिल अभिलक्षण क्या है, अपने आसपास या पर्यावरण के उद्दीपनों के प्रति संवेदना मतलब पता लगाना और उसके प्रति प्रतिक्रिया करना। तो ये उद्दीपन कितने टाइप के हो सकते हैं, 3 प्रकार के हो सकते हैं, भौतिक, रासायनिक, जैविक। ठीक है। ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं कि चेतना होती क्या है, चेतना कॉन्शियसनेस होती क्या है। तो देखो चेतना इसे बोलते हैं पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, मतलब अपने आसपास अधिक गर्मी पड़ रही है या सर्दी पड़ रही है इस चीज का पता लगाना और उसके अनुकूल प्रतिक्रिया करना। प्रतिक्रिया करना मतलब जैसे अपन को गर्मी लगती है तो अपन सर्दी वाली जगह पे चले जाते हैं, सर्दी लगती है तो गर्मी वाली जगह पे चले जाते हैं। ठीक है। तो चेतना में क्या क्या होता है, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता प्लस प्रतिक्रिया करना, इन दोनों को मिला के अपन क्या बोलते हैं, चेतना बोलते हैं। ठीक है। ये सभी जीवों का एक लक्षण है। अपन ने पढ़ा था उद्दीपन कितने टाइप के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा, भौतिक, रासायनिक, जैविक। भौतिक जैसे सर्दी, गर्मी, प्रकाश, पानी, और रासायनिक जैसे अम्ल, क्षार और कई प्रकार के रसायन। जैविक बायोलॉजिकल मतलब दूसरे जीव। ठीक है। हम अपने संवेदी अंगों द्वारा अपने पर्यावरण से अवगत रहते हैं। तो जो मानव होता है ना, अपन होते हैं वो क्या अपने संवेदी अंगों से अपने पर्यावरण से अवगत रहते हैं। अब मानव के संवेदी अंग कैसे, जैसे आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। आंखों से अपन देख लेते हैं कि अपने सामने कोई वस्तु आ रही, कोई जीव आ रहा है कि नहीं आ रहा। नाक से अपन सूंघ लेते हैं कहीं आंख तो नहीं लग रही, कहीं कुछ हो तो नहीं रहा। ठीक है। कानों से अपन सुन लेते हैं। ठीक है। इस प्रकार से ये सब क्या है, संवेदी अंग है जिनसे अपन अपने पर्यावरण से अवगत रहते हैं। पौधे प्रकाश, पानी, ताप, अन्य जीवों प्रदूषकों जैसे बाह्य कारकों के प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं। जो पौधे भी होते हैं ना वो भी कुछ बाह्य कारकों के प्रति प्रतिक्रिया मतलब इनकी प्रतिक्रिया करते हैं, जैसे कि प्रकाश, पानी, ताप, अन्य जीव और प्रदूषक। ठीक है। इन सब के प्रति पौधे प्रतिक्रिया करते हैं। प्रोकैरियोट से लेकर जटिलतम यूकैरियोट तक सभी जीव पर्यावरण संकेतों के प्रति संवेदना और प्रतिक्रिया दिखाते हैं। देखो प्रोकैरियोट से लेके जटिलतम यूकैरियोट तक सभी जीव पर्यावरण संकेतों के प्रति क्या संवेदना दिखाते हैं, मतलब उनको फील करते हैं और साथ में उनके अकॉर्डिंग प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है। जैसे अगर आपने अपने आंख के सामने से अच्छा ऐसे सुनो, जैसे मानो कि अपन अचानक से कोई गर्म वस्तु छू लेते हैं तो अपना हाथ अचानक से हट जाता है, तो गर्म वस्तु जैसे अपने हाथ से गर्म वस्तु टकराती है, छुपती है, तो इसे क्या बोलते हैं,
उसके प्रति संवेदना, मतलब गर्म वस्तु के प्रति संवेदना अपन ने फील करी और अपन ने अपना हाथ हटाया, ये क्या हुआ, प्रतिक्रिया करना। पादप तथा प्राणी दोनों में दीप्तकाल फोटोपीरियड मौसमी प्रजनकों सीजनल ब्रीडर के जनन को प्रभावित करता है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं दीप्तकाल फोटोपीरियडिज्म मतलब एक तरह से होता क्या है। तो ये क्या होता है, दिन और रात की अवधि के प्रति जीव की प्रतिक्रिया, मतलब दिन और रात की अवधि के प्रति जीव की क्या प्रतिक्रिया होती है, वो फोटोपीरियड कहलाता है। ठीक है, दीप्तकालिता कहलाती है। जैसे कि तुमने कभी सुना होगा कि अपने घर में कभी दिन छोटे होते हैं, कभी रात बड़ी होती है, तो इन्हीं के प्रति जीव क्या प्रतिक्रिया करता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, दीप्तकालिता या फोटोपीरियडिज्म। ठीक है, अब देखते हैं मौसमी प्रजनक क्या होता है। सीजनल ब्रीडर क्या होता है, जो किसी एक विशेष ऋतु या विशेष महीनों में जनन करे, मतलब ऐसे जीव जो सिर्फ किसी साल के सिर्फ कुछ विशेष ऋतुओं में या कुछ विशेष महीनों में जनन करते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, मौसमी प्रजनन, सीजनल ब्रीडर। तो अपन ने अब क्या पढ़ा था, अपन देख लेते हैं। जो दीप्तकाल होता है, फोटो पीरियड होता है, वो क्या मौसमी प्रजनकों यानी सीजनल ब्रीडर के जनन को प्रभावित करता है। किसमें, पादपों में भी करता है और जंतुओं यानी प्राणियों में भी करता है। इसलिए सभी जीव अपने पर्यावरण से अवगत रहते हैं। इस मतलब इस पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं वो क्या अपने पर्यावरण से अवगत रहते हैं। मानव ही केवल ऐसा जीव है जो स्वयं से अवगत अर्थात स्वचेतना सेल्फ कॉन्शियस होती है। मानव ही केवल ऐसा जीव है जिसमें जो कि स्वयं से अवगत यानी उसमें स्वचेतना यानी सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। ठीक है, इसलिए चेतना जीवों को प्रभावित करने के लिए अविलक्षण हो जाती है। इसलिए चेतना क्या है, जीवों को प्रभावित करने का कैसा फीचर है, डिफाइनिंग फीचर्स। डिफाइनिंग फीचर्स मतलब देखो, चेतना क्या है, सभी जीवों में पाई जाती है, 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवितों में पाई जाती है और किसी भी नॉन लिविंग यानी अजीवित में नहीं पाई जाती है। तो चेतना क्या हो गई, डिफाइनिंग फीचर्स हो गई। ठीक है, जब हम मानव के विषय में चर्चा करते हैं तब जीवों को परिभाषित करना और भी कठिन हो जाता है। देखो, लेकिन जब हम मानव के विषय में चर्चा करते हैं ना, तब जीवों को परिभाषित करना यानी लिविंग की क्या डेफिनेशन होती है, उसे परिभाषित करना और भी कठिन हो जाता है। कैसे, हम रोगी को अस्पताल में अचेत अवस्था में लेटे हुए देखते हैं। जब भी अपन अस्पताल में जाते हैं कभी, तो कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो अचेत अवस्था यानी कोमा में रहते हैं। मूवी में तो देखा ही होगा कि कुछ पेशेंट कोमा में चले जाते हैं, जिसके हृदय और फुफ्फुस यानी लंग्स को चालू रखने के लिए मशीनें लगाई गई होती है। अब जो पेशेंट कोमा में जा चुका है उसके हृदय और लंग्स को चालू रखने के लिए क्या मशीनें लगाई गई हैं। रोगी का मस्तिष्क मृतसम होता है यानी रोगी कैसा होता है, ब्रेन डेड होता है, मतलब इसका ब्रेन मोस्टली डेड हो चुका है, मर चुका है, मस्तिष्क मृतसम मरने जैसा हो गया है। ठीक है, रोगी में स्वचेतना नहीं होती है। रोगी जो मरीज होता है उसमें क्या सेल्फ कॉन्शियस स्वचेतना नहीं होती। ऐसे रोगी जो कभी अपने सामान्य जीवन में वापस नहीं आ पाएंगे और ऐसे रोगी कभी भी अपने सामान्य जीवन वापस नहीं आ पाएंगे, तो क्या हम इन्हें जीव अथवा निर्जीव कहेंगे। तो देखो, ऐसे मरीजों को अपन क्या कहेंगे, जीव कहेंगे, क्योंकि भले ही इनमें चेतना सेल्फ कॉन्शियस नहीं है लेकिन इनका शरीर का कोशिकीय संगठन है, इनमें उपापचयी क्रियाएं हो रही हैं। ठीक है, ये सब किसके लक्षण है, जीवों के लक्षण, इसलिए ये क्या है, जीवित ही है, लिविंग ही है। प्रतिक्रिया करना, इंटरेक्शन तथा उद्गामी गुणधर्म, इमर्जेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, उच्च स्तरीय अध्ययन में जीव विज्ञान पृथ्वी पर जैव विकास की कथा है। मतलब अपन आगे की क्लासों में पढ़ेंगे कि जीव विज्ञान होता है वो पृथ्वी पर क्या है, जैव विकास की कहानी है। ठीक है, अब देखते हैं जैव विकास होता क्या है। जैव विकास होता है पृथ्वी पर विभिन्न जीवों के विकास को अपन क्या बोलते हैं, जैव विकास कहते हैं। आपको पता लगेगा कि सभी जीव घटना उसमें अंतर्निहित प्रतिक्रियाओं इंटरेक्शन के कारण होती है। मतलब सभी जितनी भी जीव घटनाएं हो रही हैं, मतलब वो क्या है, उसमें अंतर्निहित प्रतिक्रियाओं कारण इंटरेक्शन के कारण होती हैं। जैसे कोई भी जीव है, वो चल रहा है, फिर रहा है, दौड़ रहा है, खाना खा रहा है, ठीक है, ये सब चीजें कोई भी चीज कर रहा है, वो किन चीजों का परिणाम है, उसके अंदर होने वाली प्रतिक्रिया इंटरेक्शन के कारण है। ठीक है, ऊतकों के गुण कोशिकाओं में स्थित कारकों के कारण नहीं है, बल्कि घटक कोशिकाओं की पारस्परिक प्रतिक्रिया के कारण है। तो देखो, जो ऊतकों के गुण है ना, वो कोशिका में स्थित कारकों के कारण नहीं है, लेकिन बल्कि जो घटक मतलब ऊतक को बनाने वाली कोशिकाएं, उनकी पारस्परिक प्रतिक्रिया, आपस में क्रिया करने की इंटरेक्शन के कारण है। ठीक है, जैसे अपन देख लेते हैं, जो ऊतकों के गुण क्या है, कोशिकाओं में स्थित कारकों के कारण नहीं है, मतलब कोशिकाओं के कारण नहीं है, बल्कि घटक कोशिका मतलब ऊतक बनाने वाली कोशिकाओं की पारस्परिक एक दूसरे से क्रिया करने के कारण ऊतकों के गुण हैं। ठीक है,
इसी प्रकार कोशिकीय अंगकों के लक्षण अंगकों में स्थित आणविक घटकों के कारण नहीं बल्कि अंगों में स्थित आणविक घटकों के आपस में क्रिया करने का। इसी प्रकार जो कोशिकीय अंग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्गी बॉडी, इनके जो लक्षण है वो क्या, जो इनके जो अंगकों में स्थित आणविक घटकों के कारण नहीं बल्कि जो अंगकों में स्थित आणविक घटक है ना, उनके आपस में क्रिया करने के कारण होते हैं। उच्च स्तरीय संगठन के उद्गामी गुणधर्म इमर्जेंट प्रॉपर्टी इन प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होते हैं। अपन देखो कोई सा भी संगठन ले लो, जैसे अपन इसमें देख लेते हैं। देखो ये देखो, ये निम्न स्तर हो गया, ये उच्च स्तर कोशिकांग हो गया। मन जैसे जैव अणु, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड बनाएंगे। ठीक है, तो देखो जो ये निम्न स्तर हो गया और ये उच्च स्तर हो गया, तो उच्च स्तर के जो भी कोई उद्गामी गुणधर्म यानी कि नए कोई अलग मतलब कि नए जो गुण है, उद्गामी गुणधर्म मतलब नए गुणधर्म है, जो उच्च स्तर के जो नए गुण यानी कि उद्गामी गुणधर्म वो क्या है, निम्न स्तर वाले घटकों के आपस में प्रतिक्रिया करने के कारण है। ठीक है, उच्च स्तरीय संगठन उद्गामी गुण इमर्जेंट प्रॉपर्टी इन प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होते हैं। सभी स्तरों पर संगठनात्मक जटिलता, ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्सिटी की पदानुक्रम हियरार्की में एक अद्भुत घटना यथार्थ है। मतलब अपन कोई सा भी स्तर ले लो, ठीक है, संगठनात्मक जटिलता मतलब ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्सिटी का कोई सा भी स्तर ले लो, उसके किसी भी स्टेप पे, किसी भी पदानुक्रम मतलब किसी भी स्टेप पे ये घटना सत्य है। देखो जैसे अपन देख लेते हैं। ठीक है, एक स्तर हो गया बायोमोलिक्यूल वाला, दूसरा स्तर हो गया कोशिकांग वाला, ठीक है, तीसरा स्तर हो गया कोशिका वाला, चौथा स्तर हो गया ऊतक वाला, ऊतक अगला स्तर अंग वाला, अगला उससे अगला अंग तंत्र वाला स्तर हो गया, उससे अगला वाला जीव हो गया। तो देखो ये निम्न स्तर जैसे जैव अणु, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब आपस में क्रिया करके अगला उच्च स्तर क्या बनाएंगे, कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। तो इनने क्या आपस में प्रतिक्रिया करने के कारण बने। इसी प्रकार कई सारे कोशिकांग आपस में क्रिया करके इंटरेक्शन करके क्या बनाएंगे, कोशिका। ठीक है, इसी प्रकार कई सारी कोशिकाएं आपस में इंटरेक्शन करके क्या बनाएंगे, अगला स्तर ऊतक। इसी प्रकार ऊतक आपस में इंटरेक्शन करके क्या बनाएंगे, अंग, अंग आपस में इंटरेक्शन करके क्या बनाएंगे, अंगतंत्र, कई सारे अंगतंत्र आपस में प्रतिक्रिया करके क्या बनाएंगे, जीव बनाएंगे। तो ये लाइन यही कह रही है कि सभी स्तरों पर संगठनात्मक जटिलता, ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्सिटी की पदानुक्रम हियरार्की में यह अद्भुत घटना यथार्थ। मतलब अपन किसी भी स्तर पे ले लो, ये घटना बिल्कुल सत्य है। यानी मतलब क्या कि जो भी मतलब उच्च स्तर के उद्गामी गुणधर्म वो क्या निचले स्तर पर जो है उन जो घटक है उनके आपस में प्रतिक्रिया के कारण उद्गामी गुणधर्म पैदा होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जीव स्वप्रतिकृति, स्व विकासशील, स्वनियमनकारी, पारस्परिक क्रियाशील तंत्र जो भाव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं। तो अपन कह सकते हैं जीव कैसा होता है, स्वप्रतिकृति मतलब अपनी कॉपी अपनी मतलब क्या, वो अपनी कॉपी बना सकता है। ठीक है, मतलब अपने जैसा दूसरा जीव बना सकता है। विकासशील यानी वो अपना विकास करता है समय के साथ। ठीक है, जैसे कि अपन छोटे थे तो अपन को कुछ नहीं आता था, कुछ पढ़ना नहीं आता था, लेकिन आज अपन बड़े हो गए तो अपन को सब कुछ पढ़ना लिखना सब कुछ आता है। और स्वनियमनकारी, पारस्परिक क्रियाशीलता और जो क्या भाव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया मतलब प्रतिक्रिया की क्षमता भी रखता है। जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीवन की कहानी है। जो बायोलॉजी है ना वो क्या है, पृथ्वी पर जीवन की कहानी है। वर्तमान भूत भविष्य के सभी जीव एक दूसरे सर्वनिष्ठ आनुवंशिक पदार्थ की साझेदारी द्वारा संबंध है, परंतु यह पदार्थ सब में विभिन्न अंशों में होते हैं। तो देखो वर्तमान के जीव, भूतकाल के जीव मतलब जो पृथ्वी से विलुप्त हो चुके, और भविष्य के जीव मतलब आने वाली नई प्रजाति, ये सब क्या एक आनुवंशिक पदार्थ से सब तीनों आपस में संबंधित हैं। वो आनुवंशिक पदार्थ क्या है, डीएनए, आरएनए है। लेकिन ये जो आनुवंशिक पदार्थ है ये सब लोगों में किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। ठीक है, इस प्रकार से सब में विविध अंश में है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे जीव जगत में विविधता। अगर आपको ये PDF चाहिए जो NCERT का बिल्कुल पॉइंट वाइज है, ठीक है, तो इसे आप इस वीडियो की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हो, उसमें लिंक दी हुई है। थैंक यू दोस्तों।